Hello guys, once again welcome back to my YouTube channel's Accounts Hub. This is video number 2 for PST. आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा था फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो हेनरी फ्यूल के बारे में बात करेंगे। हेनरी फ्यूल ने जो 14 प्रिंसिपल दिया मैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हेनरी फ्यूल क्या कौन थे? हेनरी फ्यूल्स एक माइन इंजीनियर थे जो कि आपके फ्रेंच के थे। वहां से उन्होंने उनका डेट ऑफ बर्थ जो था 1841 में था और वो 19 ईयर के एज में ही उन्होंने ग्रेजुएट कर लिया। और ग्रेजुएट करने के बाद और माइनिंग इंजीनियर से वहीं की कंपनी में वो हो गए। वहीं पे कुछ समय के बाद उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया और मैनेजिंग डायरेक्टर से रहते रहते ही उन्होंने वहां पे 1970 में उन्होंने एक बुक लिखा। उसी बुक के लिखने की वजह से उसका जब इंग्लिश में कन्वर्जन किया गया 1825 में, तो ही उनको कहा गया जनरल फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से उनको जाना जाता है। किसको? हेनरी फ्यूल को। हेनरी फ्यूल को कहा जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल के बारे में, जो जिन्होंने वर्कर से रिलेटेड इन्होंने, और क्योंकि ये किस टाइप के थे, तो ये जो थे वो क्लासिकल मैनेजमेंट जो थ्योरी थी उसके में आते थे। और क्लासिकल मैनेजमेंट में 3 टाइप की चीजें होती थी। पहला हमारा जो था वो साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा हमारा था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ही हम लोग को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना वो दिए थे FW टेलर ने। और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो था उसको डिफाइन किसने किया है? हेनरी फ्यूल ने। तो हम लोग हेनरी फ्यूल के बारे में आज पढ़ेंगे। हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे। हेनरी फ्यूल जो पहला प्रिंसिपल दिए थे, उनका पहले प्रिंसिपल पे यहाँ पे वो अक्सर टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करते थे कि मैनेजमेंट को कैसे वर्क करना चाहिए, किसी बिजनेस में क्या उनका अप्रोच होना चाहिए, क्या उनकी बोल सकते हैं उनकी पॉलिसी होनी चाहिए। वर्कर्स के और मैनेजमेंट के बीच के रिलेशन को इन्होंने डिफाइन किया है। ये रिलेशनल मैनेजमेंट की बात करते थे। रिलेशनल का मतलब होता है कि जैसे एम्प्लॉय या सबऑर्डिनेट और मैनेजर के बीच के रिलेशन को कैसे होगा कि हमारा कॉस्ट क्या हो, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है फैक्ट्री में या कहीं भी, उसका कॉस्ट जो वो रिड्यूस हो जाए। इफिशिएंट और इफेक्टिवली यूज के लिए इन्होंने ये डिफाइन किया था। इन्होंने बताया था सबसे पहला जो था वो डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब कि वर्क का मतलब हो सकता है टास्क या जॉब। जॉब जो था उसका डिवीजन कर देना, मीन्स स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देना, उसको डिवाइड कर देना। इन्होंने ये डिफाइन किया। इसका मतलब टू द इंटेंट ऑफ द डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क। क्यों? ऐसा क्यों करने के लिए डिवीजन ऑफ वर्क क्यों किया जाता है? प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट, कि उतनी ही एनर्जी एफर्ट लगा के, उतनी एफर्ट का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज का उतना ही एफर्ट लगा के सेम प्रकार के वर्कों को एक छोटे छोटे ग्रुपों में और क्यों कैसे बांटा जाएगा? स्पेशलाइजेशन। जैसे उनके अंदर स्पेशलाइजेशन होगा, जो एक स्पेशल ट्रेनिंग देके इज द मोस्ट इफिशियंट। यही क्या होता है? मोस्ट इफिशियंट मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वे टू यूज ऑफ द ह्यूमन एफर्ट, या तो ह्यूमन के रिसोर्स हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग? ह्यूमन के रिसोर्स, ह्यूमन के एफर्ट को या रिसोर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डिवीजन ऑफ वर्क में लोगों का एक ही जगह पे इकट्ठा कलेक्टिविटी न बना के उनको क्या करना, चीजों में बांट देना, डिवीजन कर देना, चीजों में अलग अलग उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। उससे जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा? एक अच्छा इफिशिएंट और इफेक्टिवली वर्क हमारे पास प्रोड्यूस होके आएगा। मीन्स कि यहाँ पे जो इससे क्या होगा, 2 चीजों में, डिवीजन ऑफ वर्क से 2 चीजों में इंप्रूव होगा। पहला होगा स्पेशलाइजेशन। पहला क्या होगा? स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। स्पेशलाइजेशन मतलब ये होता है कि ट्रेंड एम्प्लॉय का मतलब कि उस एम्प्लॉय का जब ग्रुप बनाया जाएगा, उस एम्प्लॉय में उसको हेड बनाया जाएगा, तो उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया जाएगा और वो ट्रेंड एम्प्लॉय के बेस पे डिवाइड किया जाता है। दूसरा हो सकता है इसका बेनिफिट इफिशिएंट मिल सकता है। इफिशिएंट का मतलब क्या होता है? इफिशिएंट ये हो सकता है कि हमारे बिजनेस में जो भी मैनेजर होगा, जो भी फंक्शन करेंगे, वो फंक्शन कैसे करेंगे, वो कैसे करते हैं यहाँ पे कि अपनी कंपनी को का इफिशिएंट और इफेक्टिवली प्रोड्यूसर करने के लिए ही डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है। सेकेंड थिंग हमारा आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी की मीनिंग होती है पावर या राइट्स। अथॉरिटी की मीनिंग क्या होती है? पावर या राइट्स ऑफ किसका?
मैनेजर का टू गिव ऑर्डर एंड ऑब्टेन क्या यहाँ पावर एंड राइट्स टू गिव ऑर्डर एंड ऑब्टेन ओबीडियंस ओबीडियंस की क्या करना कि पावर और राइट्स जो है उसके पास कि जो उसके ओबीडियंस है जो उसके एम्प्लॉयज है उसको देने के लिए या बाहर के जो लोगों के पास मैनेजर के पास क्या पावर और क्या राइट्स है। दूसरी बात क्या करता है अथॉरिटी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग सेकंड क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मीन मतलब यहाँ पे क्या होता है अकाउंटेबिलिटी बीइंग द अकाउंटेबिलिटी बोल सकते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और अथॉरिटी जो होती है इट इज टू टाइप। फर्स्ट होता है ऑफिशियल अथॉरिटी सेकेंड है पर्सनल अथॉरिटी। ऑफिस अथॉरिटी का मतलब क्या होता है विच इज अथॉरिटी टू कमांड जो किससे अथॉरिटी केवल कमांड से रिलेटेड होता है केवल कमांड देने से रिलेटेड होता है उस अथॉरिटी को हम लोग ऑफिस अथॉरिटी बोलते हैं। और पर्सनल अथॉरिटी भी यहाँ पे अथॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉय इंडिविजुअल एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय से रिलेटेड अगर कोई अथॉरिटी होगा एम्प्लॉय से रिलेटेड केवल इंडिविजुअल ये पूरा का पूरा ऑफिस से रिलेटेड होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसके पास कुछ अथॉरिटी होते हैं और कुछ अथॉरिटी किससे रिलेटेड होते हैं केवल इंडिविजुअल हर एम्प्लॉय से रिलेटेड अथॉरिटी होते हैं उसकी बात यहाँ कर रहा है। तो यहाँ पे ये बताया गया है इनके अकॉर्डिंग टू फ्यूल सर के अकॉर्डिंग जो कहा गया उन्होंने बताया था। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल में ऐसे बताया गया था कि मान लीजिए आपकी एक कंपनी में आप मैनेजर है मार्केटिंग मैनेजर है और एक पर्सन आता है आपके पास में मान लेते हैं एक पर्सन आता है वो चाहता है कि उसको आप 60 दिन की डेज की क्रेडिट दे दीजिए। 60 डेज का क्रेडिट मतलब 60 दिन का सामान उसको उधार पे ले जाए लेकिन आपके पास कंपनी द्वारा आपको जो अथॉरिटी दिया गया राइट दिया गया वो मात्र 40 डेज का दिया गया। कितने डेज का 40 डेज का दिया गया। तो बट अगर वो सेल आप करते हो तो कंपनी को 50 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। कितने का 50 करोड़ का फायदा हो सकता है। तो मतलब कि यहाँ कहा गया है कि चाहिए उसको 60 डेज का आपको है राइट्स कितने डेज का अब वहां पे 40 डेज का। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो इम्बैलेंस है आपको क्या होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए। मीन्स कि आपको राइट्स भी मिलना चाहिए कितने दिन का 60 डेज का एक्यूरेट मिलना चाहिए तो ही आप इसमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप क्या कर सकते हो बैलेंसिंग कर सकते हो और किसी भी बिजनेस को एक टॉप लेवल पर ले जा सकते हो। ये मैनेजमेंट बट हाँ इनबैलेंस कंडीशन अब ऐसा नहीं अथॉरिटी मतलब आपको 100 डेज कर दे दिया जाए कि आप 100 डेज पे क्रेडिट पे सामान सेल कर सकते हो तो भी उस कंडीशन में चाहिए तो 60 डेज का तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है इनबैलेंस लेस भी और मोर भी दोनों क्या हो सकते हैं आपके लिए इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो हमको क्या करना बैलेंसिंग करना होता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। सेकंड पॉइंट ये थर्ड पॉइंट हमारा आता है डिसिप्लिन। किसी भी बिजनेस या जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें डिसिप्लिन की मीनिंग क्या होती है रूल रेगुलेशन फिर हमारा जनरल गाइडलाइंस एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स। मीन्स कि जो भी किसी बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होते हैं रेगुलेशन होते हैं फिर उसके लिए जो जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड कराई गई होती है कंपनीज वगैरह के थ्रू या एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्रीमेंट होते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है। तो अब यहाँ ध्यान देना कि डिसिप्लिन के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है किस चीजों की डिसिप्लिन के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो हम लोग यहाँ वही बात करते हैं पहला होता है गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल। तो पहला क्या होना चाहिए गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल। सेकंड क्या होना चाहिए हमारा कि क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट कि जो एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में जो एग्रीमेंट हो वो ट्रू एंड फेयर एंड क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए एम्प्लॉय के साइड भी और मैनेजर के साइड में कितना पेमेंट देना है किस प्रकार से देना है ये भी सारी चीजें बताई जानी चाहिए। थर्ड जो होता है जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ द पेनल्टीज। अगर कोई पर्सन उस जो वर्क अपॉइंटमेंट एग्रीमेंट में कहा गया है उसको काम नहीं करता तो उस पे क्या करें पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। बट पेनाल्टी बिना उसे वार्न के आप नहीं इम्पोज कर सकते उस पर्सन के ऊपर। बिना उसके ऊपर ये नहीं कि उसको आप विदाउट प्रायर नोटिस के आप डायरेक्ट पेनाल्टीज कैन नॉट बी चार्ज अपने एम्प्लॉय पे आप नहीं कर सकते। यहाँ पे यही बताया गया है कि एम्प्लॉय और का जो डिसिप्लिन भी होना चाहिए कि उनके दोनों में जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच के एक डिसिप्लिन भी होना चाहिए। डिसिप्लिन के बारे में यहाँ बताया गया। थर्ड जो हमारा होता है हम लोग जो थर्ड की बात करते हैं जैसे हमारा आता है यूनिटी ऑफ कमांड।
हम लोग इसकी बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड में हम लोग यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते हैं। मीन्स इसका सबसे सिंपल है वन सबऑर्डिनेट, यहाँ पे बोल सकते हैं वन बॉस एंड वन सबऑर्डिनेट। वन बॉस मतलब सुपीरियर, कोई एक ही सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को कंट्रोल कर सकता है। मोर देन वन अगर बॉस हो जाएंगे किसी जगह पे और एक ही वर्क करने वाला पर्सन होगा, कैन नॉट बी कंट्रोल, वो कंट्रोल नहीं करेगा, वो फेल कर जाएगा, या वो फेल कर जाएगा, या तो उसके वर्क के बीच में वायलेट हो जाएगा। वायलेट का मतलब आपस में टकराव हो जाएगा और वह काम को कंप्लीट नहीं कर सकता। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि किसी भी एक एम्प्लॉय पे, मैंने वही बोला है यहाँ पे कि एक ही सुपीरियर कंट्रोल करेगा, मोर देन वन सुपीरियर होंगे तो अगर किसी एक एम्प्लॉय को कंट्रोल करेंगे तो वो किसी का भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वर्क को कंप्लीट नहीं कर जा पाएगा, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, फेल कर जाएगा। ही फेल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिटी ऑफ कमांड इज, क्या हो जाएगा, वायलेट। जब फेल्ड कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। और वायलेट होने कंडीशन में इन 4 प्रकार के चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा। पहला इफेक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा अथॉरिटी ऑफ अंडरमाइंड। अंडरमाइंड का मतलब होता है कि हम लोग यहाँ पे जो भी अथॉरिटी ऑफ अंडरमाइंड होगा, अंडरमाइंड का मतलब हो सकता है कि वो क्या हो सकता है, अफेक्टेड करेगा, कि जो उसकी अथॉरिटी जो राइट्स होगा उसको अफेक्ट करेगा। दूसरा है डिसिप्लिन इज जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब होता है कि लॉस्ट। एक तरीके से क्या हो सकता है, जो डिसिप्लिन होगा वो डिसिप्लिन भी वो भूल जाएगा। एम्प्लॉय क्या होगा, जो मैनेजर एम्प्लॉय के बीच का डिसिप्लिन होगा वो भी डिसिप्लिन को क्या होता है, वायलेट कर जाएगा। फिर दूसरा होता है ऑर्डर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर का मतलब जो कमांड होगा वो कमांड 2 लोगों में बट जाएगा। जैसे एक सुपीरियर होगा जो उसका एक हेड होगा और दूसरा हेड, दोनों हेड के होने में चक्कर में किसी का ऑर्डर कमांड वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ द थ्रेटेड। थ्रेटेड का मतलब होता है बेटा, या थ्रेटेड का मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि हम लोग की स्टेबिलिटी इज थ्रेटेड। थ्रेटेड मतलब कि ये क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। स्टेबिलिटी भी इसकी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। जो फर्म की स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। यूनिटी ऑफ कमांड की एग्जांपल देखते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि 2 सबऑर्डिनेट होंगे। मान लो एक सबऑर्डिनेट फाइनेंशियल मैनेजर, एक सबऑर्डिनेट मार्केटिंग मैनेजर, 2 है। मार्केटिंग मैनेजर ने कहा है कि 10% से कम डिस्काउंट पे गुड्स को तुम जो आपको सामान हो उसको बेच सकते हो, बट फाइनेंशियल मैनेजर कहा नॉट, ओके आपने कितना दो, 5% आपको डिस्काउंट देना। उसने क्या कहा, रिस्ट्रिक्शन दिया 5% डिस्काउंट देना। तो इस कंडीशन में कंफ्यूज हो जाएगा। अगर कोई ग्राहक आया 6% डिस्काउंट मांग रहा है तो उस कंडीशन में वो बेचे कि न बेचे, तो उस कंडीशन में वो क्या हो सकता है, थ्रेड उसका माइंड हो सकता है, वो क्या हो सकता है, जो एफर्ट हो सकता है, मतलब अपनी सहनशीलता को वो क्या कर सकता है, स्प्लिट कर सकता है, छूट सकता है उससे। लोग बस इतना ही करते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में और सब चीजों को देखिएगा। आप हमारे प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल्स एंड लाइक टू दिस video. So bye bye.